हेलो स्टूडेंट्स, 7 साल बेमिसाल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ आपके लिए। इस सीरीज़ में मैं 2018 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में सन 2014 का भी करेंगे, 14th का भी, 16th का भी, 19th भी कवर करेंगे, 20 भी कवर, 20 तो वही नहीं था, एज थी उनके लोगों की, 21 भी कवर करेंगे। उसमें 35 मार्क्स के 2 पेपर हुए थे, टर्म 1 टर्म 2 के, वो भी हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ मैंने ज़रूर इसमें अटैच कर दी है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ये वाली। ओके, क्लास 12th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 2018 को उठाने का रीज़न ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो 18 में रहे हैं, 14 में रहे हैं, 16 में भी रहे हैं। ओके, तो इनके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर कवर कर लीजिएगा। मैं तो करवा ही दूंगा आपको, 7 साल का कवर हो जाएगा, आपका आराम से कवर होगा। ठीक है, तो सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अच्छा, ये पेपर का जो पैटर्न था वो थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं और केमिस्ट्री रहा, फिजिक्स रहा। अभी तक के उससे ये पता चला है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर सेट किया था वो प्रीवियस ईयर से पेपर पूरा सेट था। कहीं से भी उन्होंने कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जैसे जो क्वेश्चन पुराने होते थे ना इनके सीबीएसई के, वैसे ही सेट थे। ओके, मेंशन द केमिकल चेंज दैट प्रो इंसुलिन अंडरगोज टू बी एबल टू बी एक्ट एज ए मैच्योर। हमें पता है ना कि जब भी कोई इंसुलिन बनाई गई थी, एली लिली कंपनी ने बनाई थी, ह्यूमिलिन जिसका नाम रखा था उन्होंने, तो उसमें जो मैच्योर पार्ट था उसको क्या करा था ऐसा कि उन्होंने उसको मैच्योर कर दिया था। एक चीज दिक्कत दे रही थी, वो थी आपकी रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, है ना, फ्रॉम प्रो इंसुलिन। 2 अलग अलग जगह पे अलग अलग बैक्टीरिया में बनाई थी, ई कोलाई में उन्होंने फिर उसको अटैच कर दिया करके था, यही दिक्कत आ रही थी, है ना। रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, व्हाट्स द नेम। अब ये देखिए, ये जो है आपका एवोल्यूशन का जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। 15 मिलियन ईयर अगो प्राइमेट दैट वाज एप लाइक, जो एप लाइक की तरह था। दूसरा क्वेश्चन है 2 मिलियन ईयर्स प्राइमेट दैट लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड के ऊपर जो रहता था। तो ड्रायोपैथिकस आधे नंबर का ये है, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस भी लिख सकते हैं आप इसको, ऑस्ट्रेलोपैथिसाइंस भी लिख सकते हैं, होमो हैबिलिस। 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी ने, हाफ मार्क्स का ये है ना। देखिए कितना घुमा करके कहां से क्वेश्चन उठा के लेकर के आए। नेम 2 डिसीज हुज स्प्रेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इरेडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो को हटा दीजिए तो कौन सी 2 डिसीज कवर हो जाएंगी। नंबर 1 देखिए, आप आंसर देखिए, डेंगू कवर हो जाएगा, चिकनगुनिया कवर हो जाएगा, येलो फीवर, ईस्टर्न इक्विन इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नील फीवर, जीका वायरस डिसीज। कोई भी इसमें से अपने लिए जो एनसीईआरटी में मेंशन है, इसमें तो बहुत सारे उन्होंने लिख दिए हैं, डेंगू और चिकनगुनिया है ना। ये रेडिकेट पूरी तरीके से हो जाएंगे अगर एडीज खत्म हो जाता है तो। आगे आइए, ये देखिए, हाउ डू साइटोकाइन बैरियर्स प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी। साइटोकाइन बैरियर्स की बात करी है उन्होंने, कैसे प्रोवाइड करते हैं इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। इंटरफेरॉन्स जो एक प्रोटीन होती है, यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं वो एक प्रोटीन सेक्रेट करती हैं ताकि बाकी सेल्स को भी बचाया जा सके। इसीलिए हमारी बॉडी में लगभग 3 दिन लग जाते हैं ताकि वायरस से बचाया जा सके। यानी कोई वायरस का जब असर होता है तो एटलीस्ट 3 डेज बॉडी ले लेती है। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो जल्दी हम लोग रिस्पॉन्स कर लेते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रेट द इंटरफेरॉन, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। आधे मार्क्स के ये दोनों चीजें हैं। इंटरफेरॉन आधे नंबर का है, बाकी उसका काम आपको लिखना पड़ेगा। राइट द डुअल पर्पस सर्व्ड बाय द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट पॉलीमराइजेशन। हमारे ये नोट्स में भी ये चीज बच्चों मेंशन होगी, तो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैंने ये क्वेश्चन लिखवाया है, ऊपर वाला भी आपका मेंशन होगा, है ना। पहला क्या पर्पस होता है हमारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का? पहला पर्पस क्या होता है? एक्ट एज ए सबस्ट्रेट, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द पॉलीमराइजेशन, है ना। ओके, सेक्शन बी पे आ जाए तो पहले 5 क्वेश्चन वो पूछते थे और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो क्वेश्चन होते थे, है ना। सेक्शन बी में देखिए क्या हो रहा है। नेम द सोर्स ऑफ प्लांट ऑफ हीरोइन ड्रग।
हाउ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, अच्छा खासा हिस्सा है ये भी। राइट द इफेक्ट ऑफ हीरोइन ऑन द ह्यूमन बॉडी, एक क्वेश्चन बेटा आपके ड्रग से आना ही आना है, ठीक है। पपेबर सोमनीफेरम, पॉपी प्लांट, आधे नंबर के ये हो जाएगा। कहाँ से, लेटेक्स ऑफ द प्लांट, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि लेटेक्स ऑफ द प्लांट से क्या चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है, केमिकल या केमिकली उसको कैसे सिंथेसाइज करते हैं हम लोग, एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन किया जाता है ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द प्लांट। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, है ना। क्या काम करती है, राइट द इफेक्ट ऑफ हीरोइन, ये डिप्रेसेंट होती है, स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन। आपको ये कीवर्ड्स आपको ये लिखने होंगे बच्चों आपको पेपर में, डायरेक्टली ऐसे मत लिख दीजिएगा डिप्रेसेंट, ठीक है। It is act as a depressant, it slows down the body function, it is extracted from the latex of the plant। ये तरीका है क्वेश्चन लिखने का इसका, है ना। हमने तो सिर्फ कीवर्ड में इसको नोट करके रखा है। You have obtained a high yielding variety of tomato, name and explain the procedure that ensure the retention of desired character repeatedly in large population, further generation in tomato crop। टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपागेशन, सोमाक्लोन प्रोपागेशन, अगर ये बायोटेक से रिलेट किया जाए तब भी ये बायोटेक से रिलेट हो जाएगा। फिलहाल ये चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बायोटेक में भी एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। टिश्यू कल्चर टेक्निक अच्छी खासी है मौजूद। एक्सप्लेन, ठीक है, एक्स प्लांट पार्ट ऑफ द टेकन फ्रॉम द ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब, कहीं से भी आप इसको टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है। टिश्यू कल्चर की एक पूरी टेक्निक होती है किस तरीके से, यानी किसी भी प्लांट के टिश्यू से, है ना, पूरे प्लांट को रीजनरेट कर लेना टिश्यू कल्चर है, वो भी सिंथेटिक मीडियम के अंदर, ओके। अंडर स्टेराइल कंडीशन देना होगी, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करना होगा, ये सब कीवर्ड होते हैं उसके टिश्यू कल्चर टेक्निक के, है ना। विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पेपर में भी दिया था आपको। हाउ डिड हर्डी विनबर्ग एक्सप्लेन दैट इन अ गिवन पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील इन अ जीन इज सपोज टू रिमेन द सेम थ्रू आउट द जनरेशन। उनकी एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी बेसिकली उन्होंने हर्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल दिया गया है ना, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करवा लिया है यहाँ पे, ओके। पॉपुलेशन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए इज इक्वल टू पी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल ए इज इक्वल टू क्यू होता है ना, हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अंडर रैंडम मैटिंग, जब मैटिंग करवाई गई उनकी, तो कैपिटल ए हो तो पी स्क्वायर, जाहिर सी बात हो जाएगा। स्मॉल ए तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका। होमोजाइगोट दोनों के दोनों बने हुए हैं। आगे आ जाइए। अब देखिए हेट्रोजाइगस की अगर बात कर ली जाए तो कैपिटल ए स्मॉल ए है तो क्या हो जाएगा आपका 2pq हो जाएगा, है ना, फॉर द हेट्रोजाइगस कंडीशन। हाफ मार्क्स का ये हो गया। इन एब्सेंस ऑफ सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, फोर्सेस एलेलिक फ्रीक्वेंसी पी एंड क्यू और कांस्टेंट थ्रू आउट द जनरेशन। ये चीज बतानी पड़ेगी आपको, ये किसकी एब्सेंस में ये बराबर रहेगा, बिल्कुल से परफेक्ट बैठेगा। देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 1 कब रहेगा, जब ये सारी चीजें एब्सेंट होंगी। सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर ये हो रहा है तो ये एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो होगी बिगड़ जाएगी। और में देख लीजिए, देखिए 2 नंबर में इतना खतरनाक क्वेश्चन लेते थे ये लोग पहले। Although a prokaryotic cell has no defined nucleus, yet the DNA is not scattered throughout the cell. Explain। अभी जरा सी उन्होंने बात लिख दी हो, लेकिन क्वेश्चन वहां से ट्रिक करके घुमा दिया है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि उसको रहने के लिए आसपास, ठीक है, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है ना। होल्ड इट इन अ प्लेस इन अ लार्ज लूप्स विच इज कॉल्ड या टर्म्ड एज न्यूक्लियाइड रीजन में, यानी जब भी कोई बैक्टीरियल सेल होगी, है ना, तो डीएनए जो होगा पूरे थ्रू आउट सेल में इस तरीके से पड़ा हुआ नहीं नजर आएगा, बल्कि आपको, है ना, वो एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर मौजूद रहेगा। और जो रीजन में वो रहता है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियाइड रीजन, क्योंकि वहां पे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, वो उसको पकड़ करके रखती हैं, है ना। हाफ ऑफ मार्क्स में है। सेक्शन सी पे आ जाइए। कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। डिफरेंशिएट बिटवीन द पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस, बड़ा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्थेनोकार्पी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन है ना। पार्थेनोजेनेसिस, न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, पार्थेनोजेनेसिस। जैसे कि बनाना है, ग्रेप्स हैं, एनी अदर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए करेक्ट वाला। ड्रोन्स हैं, मेल हनी बी है, टर्की है, रोडीफर्स हैं, सम लिजार्ड हैं, एनी अदर करेक्ट एग्जांपल। तो हमारे पास में मेल हनी बी का एग्जांपल दिया गया है, वो उसको याद रखिएगा।
ओके, अच्छा क्वेश्चन है। मेडिकली इट इज एडवाइज टू ऑल यंग मदर्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फॉर देयर न्यू बॉर्न बेबीज, है ना। डू यू एग्री, गिव द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग को बेस्ट क्यों बताया है, डॉक्टर क्यों बताते हैं 6 मंथ तक, तो हाँ यस के आपके देखिए 1 नंबर है, यस इट इज, आपको लिखना पड़ेगा ये ऑप्शन में, ठीक है। इट प्रोवाइड द कैल्शियम या न्यूट्रिशन आप लिख सकते हैं, कैल्शियम, फैट, लैक्टोज, पैसिव इम्यूनिटी जाएगी, दूसरा पॉइंट आपका आना चाहिए वाला, प्रोवाइड द एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन, IgA वहां पे होता है ना। कोलेस्ट्रॉम, इसका बेसिकली एक टर्म दिया गया है आपको। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मैच्योर ह्यूमन स्पर्म, लेबल एनी 3 पार्ट्स एंड राइट देयर फंक्शन। ये तो डायग्राम आपको पूरा बनाना पड़ जाएगा, और क्या क्या चीजें जो भी मेंशन करेंगे आप उसमें उसके 3 पार्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता रहे हैं, एग्रोसोम बता रहे हैं, न्यूक्लियस बता रहे हैं, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड टेल, इतनी चीजें मेंशन है, और इसको इसी तरीके से बेहतरीन सा डायग्राम बनाना रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप ऑफ द स्पर्म होती है, एक्रोसोम फिल्ड विद द एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो कि ज़ोना पेलोसिडा को ब्रेक डाउन करते हैं ना। Mitochondria provide the energy source, middle piece possess the mitochondria which is the energy source for the swimming। टेल क्या करती है, मूवमेंट के लिए, स्पर्म मोटिलिटी किस पे डिपेंड करती है, हमारी टेल के ऊपर। न्यूक्लियस कंटेनिंग द क्रोमोसोमल मटेरियल, नन अदर देन। कोई भी 3 फंक्शन हमें लिखना थे, आप कोई भी मेंशन करके लिख सकते हैं, 3 मार्क्स पूरे थे इसमें। एक्सप्लेन VNTR एंड डिजायर्ड इट्स रोल इन DNA फिंगरप्रिंट। देखो DNA फिंगरप्रिंटिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, किसी भी तरीके से कहीं से भी एक क्वेश्चन आपको मिलना है। लिस्ट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की 2 एप्लीकेशन आपसे पूछती हैं उन्होंने, है ना, और VNTR का रोल पूछा है। ओके, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, बार बार लगातार रिपीट होने वाले वो सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, VNTR। यूज्ड एज ए प्रूफ बिकॉज इट्स अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि सबसे ज्यादा चेंजेस कहां पे मिलता है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। ये NCERT की लाइन है। फॉरेंसिक साइंस में देखिए आप यूज करेंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज कर रहे हैं आप, एनी पॉइंट रिलेटेड टू द फॉरेंसिक साइंस से हो सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन या जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर हमें पता करनी है, स्पीशीज की पैटर्निटी टेस्टिंग करनी है, मैटरनिटी टेस्टिंग करनी है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, है ना, कहीं पे भी कोई भी प्लांट को हमें मैच करना है, किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर के साथ मैच करना है, तो वहाँ पे आप VNTR यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग को हम लोग यूज करते हैं। आगे आ जाइए। ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल डिसीज एंड पेस्ट द यूज ऑफ केमिकल फॉर द सेम पर्पस, जस्टिफाई, क्या ये सही है। गिव एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियम एंड फंगस एंड इंसेक्ट दैट आर यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल। हमेशा की तरह ये CBSE का फेवरेट टॉपिक रहता है, तो इस पर बहुत अच्छी तरीके से जोर दे करके पढ़ के जाएंगे, इसको रट के जाएंगे। देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो केमिकल तो यूज करेंगे नहीं, या जो भी कोई फार्मिंग कर रहा है अगर वो ऑर्गेनिक फार्मर अपने आप को उसने बताया है तो वो किसी भी तरीके की कोई भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर्स वो यूज नहीं कर रहा है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, वो सारी चीजें ऑर्गेनिक यूज कर रहा है। ओके, तो रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन द टॉक्सिक केमिकल, ये खतरनाक होते हैं हमारे लिए। प्रोटेक्ट आवर इकोसिस्टम, दूसरी लाइन ये होना चाहिए, एन एनवायरमेंट protect and conserve the non-targeted organisms, they are species specific। अच्छा, ये फायदा ये है बायोलॉजिकल कंट्रोल का कि दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, कोई इन्वायरमेंट को उनसे नुकसान नहीं होता है। पॉइंट ये होता है कि केमिकल पेस्टिसाइड जब आप यूज करेंगे, अगर वो डाल रहे हैं आप, तो उसके साथ साथ बंदूक चलेगी तो सबको मारेगी, है ना, सारे हमारे अच्छे वाले भी जो इंसेक्टा हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो उसको हटाने के लिए हमने लोगों ने बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना, पेस्ट कंट्रोल को हम लोग ने बिल्कुल से बंद करना स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं लोग अपने, लेकिन वो चीज़ खतरनाक हो जाती है क्योंकि उसमें हमारे जो अच्छे वाले जो यानी इंसेक्टा होते हैं वो भी ख़त्म होने लग जाते हैं। तो वहाँ पे हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अपनाया गया है, जिसमें वो सिर्फ एक जानवर यानी एक इंसेक्टा दूसरे इंसेक्टा को किल कर रहा है, उसी को किल कर रहा है, बाकी से उसे मतलब नहीं है। दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल may pollute the environment permanently and these chemicals being non biodegradable may cause the
मैग्निफिकेशन, पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को खतरनाक बना देंगे, और दूसरा बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगी, इंक्रीजमेंट या इंक्रीमेंट ऑफ टॉक्सिक लेवल फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। कोई दो बैक्टीरिया के ना, बैक्टीरिया तो सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, बेसिलस थुरिनजेंसिस है अपना, एक ही शेर पैदा हुआ है ना। फंगस ट्राइकोडर्मा है, ये अभी अपने खेत पे गया था तो मैं ट्राइकोडर्मा, वहाँ पे भाई जो है हमारे वो बना रहे थे अच्छी तरीके से ट्राइकोडर्मा की ये फर्टिलाइजर्स, है ना, ताकि बेहतर से बेहतर बायो कंट्रोल एजेंट मिल सके उनको, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके, इन्वायरमेंट सुरक्षित हो सके। इंसेक्ट है, लेडी बर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रैगन फ्लाई है, मॉथ और द एनी अदर थ्री करेक्ट एग्जाम्पल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही एक बोल सकते हो कि ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को बहुत ध्यान से, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे थोड़ा सा, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ करके जाइएगा, इसमें कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। 15 क्वेश्चन है अपना ये। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रोल पूछा है और प्लाज्मिड का रोल पूछा है। हम सब ने जिसने भी ये पढ़ी अच्छी तरीके से उस रेस्ट्रिक्शन यानी आरई का भी रोल पता है, प्लाज्मिड का भी रोल पता है। तो देखो, इट रिकॉग्नाइजेस द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, पैलिंड्रोम्स को रिकॉग्नाइज करती है और वहीं से उसको कट कर देते हैं, है ना, डीएनए एंड स्ट्रैंड एट द स्पेसिफिक साइट के ऊपर। हाफ ऑफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इको R1 है, हिन सेकेंड है, एनी अदर कोई भी दो दे सकते थे आप, है ना, कोई भी एक एग्जाम्पल देना है आपको। दूसरा प्लाज्मिड, दे आर एक्ट एज ए वेक्टर, ठीक है, क्लोनिंग ऑफ द डिजायर्ड एलियन। पहली बात तो यहाँ पे आपको प्लाज्मिड की डिफिनीशन बतानी पड़ेगी, है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ में, है ना, वेक्टर की तरह यूज होते हैं, जैसे कि PBR322 प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, TI प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, कोई भी एग्जाम्पल आप पुटअप कर सकते हैं। इस ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, इतने आपको कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ये कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में आने चाहिए। दे आर एक्ट एज ए वेक्टर, दे कैन बी यूज्ड इन अ क्लोनिंग ऑफ द डिजायर्ड एलियन पीस, है ना, फॉरेन जीन को फिर आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो ये जब तक ये आपके ये कीवर्ड नहीं होंगे, ये नंबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। बर्ड्स की पूछिए, बर्ड्स की, है ना, बर्ड्स में आपको मालूम है Z और W, और मेल में क्या है Z है। इसमें फीमेल हेट्रोगेमी होती है ना, याद आया ना, फीमेल हेट्रोगेमी कौन डिसाइड करता है सेक्स, इसमें फीमेल डिसाइड करती है। तो पूरा तरीका आपको मालूम है इस तरीके से, है ना, ये रहा, इसके पास तो Z तो सिर्फ Z ही बना, तो ZZ एंड ZW इस तरीके से। बर्ड्स फीमेल देखिए लिखा है यहाँ पे, हेट्रोगैमिटी या फीमेल प्रोड्यूसेस द Z एंड Z टाइप एंड W टाइप ऑफ गैमिटी। ये भी आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं। ह्यूमंस आर द मेल हेट्रोगेमी, हम लोग के पास में X और Y होता है, फीमेल के पास में XX होता है ना, पता है ये चीज़। हाउ इज द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर हेल्प इन बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोरिएक्टर है, हमने कहा था ये कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चन हैं वो इसमें हैं जो खतरनाक तरीके से ट्रिक किए जाते हैं और यूज भी होते हैं अच्छी तरीके से। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर एंड डिस्क्राइब इट्स वर्किंग। लार्जर बायोमास जब होगा, जब भी लार्जर बायोमास को आपको एक जगह पे ग्रो करना होता है तो आप बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस लीडिंग टू द हायर यील्ड एंड डिजायर्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोटीन या एंजाइम, यही दो चीजें हैं। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन ये चीज आपको बतानी होगी, ठीक है। कौन सा सबसे बेस्ट है हमारे पास में, स्टायरिंग टाइप सबसे बेस्ट है ना। मिक्सिंग द रिएक्टर कंटेंट इवनली विद एजिटेटर सिस्टम और स्टायरर, है ना, सबसे बेस्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आप यही बताएंगे। फैसिलिटेट द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर मेंटेन करता है, पीएच कंट्रोल करता है, फोम कंट्रोल करता है, अंडर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराता है। ये सारे पॉइंट आपको एक कोई एक्सप्लेन करके बताना होगा, है ना। आगे आ जाइए। हाउ हैज द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम एज ए वेक्टर, एग्रोबैक्टीरियम की बात कर ली जाए भाई, है ना। हेल्प इन कंट्रोलिंग द मेलिडियोगाइन इनकॉग्निशिया इन्फेस्टेशन इन टोबैको प्लांट, एक्सप्लेन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस पूछिए उन्होंने बिल्कुल से, तो पॉइंट ये है यहाँ पे उन्होंने पूछा है RNA इंटरफेरेंस,
जो कि हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है सीबीएसई का। यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमाटोडा स्पेसिफिक जीन्स उसके पास में होते हैं, इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। ओके, सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड वाला जिक्र होना चाहिए आपका। मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है हमारा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्म होता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या प्रोवाइड कर देता है? आरएनए इंटरफेरेंस, है ना। किसको यूज किया जा रहा है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। किसके जीन्स उठा करके डाले जा रहे हैं? कंट्रोलिंग द मेलिडोगाइन इनकॉग्निशा, ये बुरी तरीके से रूट्स को खराब करने लगता है, तो हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को रूट्स के अंदर, वो अपने आप से एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर बैक्टीरिया पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है ना, तो वो अपने हिसाब की प्रोटीन बनाता है, और जिसकी जो प्रोटीन होती है वो हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास में, अच्छा, इसको जो प्रोटीन चाहिए होती है इनकॉग्निशिया को, एम इनकॉग्निशिया को, उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जो प्रोटीन मैसेंजर आरएनए बना रहा है, हम उसकी मैसेंजर आरएनए पे पहले से जाकर के हम लोग पहला अपना आरएनए प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होती है कॉम्प्लिकेट, बल्कि रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है ना। प्रिवेंट द ट्रांसलेशन फ्रॉम मैसेंजर ऑफ मैसेंजर आरएनए, बेसिकली साइलेंसिंग द मैसेंजर आरएनए ऑफ पैरासाइट। किसका साइलेंट कर दिया हमने लोगों ने? पैरासाइट का मैसेंजर आरएनए ही साइलेंट कर दिया, क्योंकि हमारे पास पहले से एक और मैसेंजर आरएनए मौजूद था बैक्टीरिया के पास में। पैरासाइट विल नॉट सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ये कीवर्ड्स हैं, इतनी सारा कीवर्ड्स आने हैं आपके आंसर में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालोगस होमोलोगस, ये नॉर्मल सा, जब भी उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है एवोल्यूशन से, तो हाँ चलो भैया ये उठा लेते हैं, एनालोगस होमोलोगस, है ना। राइट द सिलेक्ट एंड करेक्ट एनालोगस स्ट्रक्चर फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ये नीट वाले लेवल होता है ना। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, वर्टिब्रेट्स हार्ट हैं, टेंड्रिल्स ऑफ बेगनवेलिया एंड कुकुरबिटा, ये बहुत मर्तबा पूछा गया है, तो इसको रट के जाइएगा। ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। देखिए, एनालोगस वो होते हैं एनाटॉमिकली नॉट सिमिलर, एनालोगस एना, ठीक है, जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर नहीं होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? सेम होता है। द परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन रिजल्ट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये देखिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आना चाहिए। और होमोलोगस क्या होते हैं कि एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं, अंदर से सिमिलर होंगे, हड्डियां जो होंगी अंदर से सिमिलर होंगी। हमारा ममेलिया ग्रुप जो है उसकी हड्डियां सारी की सारी ये हाथ की सिमिलर हैं, है ना। ओके, दे आर रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अलग अलग जगह पे चले गए, हड्डियां तो सेम रही, फंक्शन हमने लोगों ने अलग अलग कर लिया एनवायरनमेंट के चलते हुए। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ऑप्शन में आप जाइए, ठीक है, उसमें कौन सा पूछा है? सिलेक्ट द एनालोगस स्ट्रक्चर पूछा है, तो एनालोगस में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई है, ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो है। ओके, इंडिया हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे। Do you agree with the statement? Give reason in support of your answer. Write the difference between genetic biodiversity, species biodiversity में उन्होंने डिफरेंस पूछ दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा IMP है, क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर में ज़्यादा है नहीं, तो ये अगर आया तो आएगा फिर। इंडिया हैज़ ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे, यस ऑफ कोर्स, तो आधे नंबर आपको यस, जिसने नो लिख दिया उसका आधा नंबर तो गया, फिर यस लिखना होगा। देखिए, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, नॉर्वे टेम्परेट रीजन में आता है। लेस सीजनल है हम लोग, है ना, ये मोर सीजनल है। मोर कांस्टेंट रहते हैं, मोर प्रिडिक्टेबल होते हैं, ये लेस कांस्टेंट है और लेस प्रिडिक्टेबल होते हैं। प्रमोट द नीश स्पेशलाइजेशन को हम लोग, इसको निके भी बोला जाता है, बेसिकली नीश होता है ये, है ना। स्पेशलाइजेशन को हम लोग प्रमोट करते हैं। डू नॉट प्रमोट एनी नीश स्पेशलाइजेशन, जैसे जानवर हैं वैसे ही रहते हैं, यहाँ पे चेंजेस होता रहता है। स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर की तरफ जाते हैं? इक्वेटर की तरफ जब बढ़ोगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती है, और उसमें क्या होता है? डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर से, इक्वेटर से आप हटेंगे तो फिर घटने लग जाएगी। मोर नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट हैं, लेस नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट हैं, क्योंकि मौसम ही एक जैसा ही रहता है ज़्यादातर, है ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी होती है, अगर जेनेटिक लेवल पे उसकी बात करी जाए, कितनी जेनेटिक चेंजेस आ रहा है सब में, तो वो जेनेटिक लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। वेरिएशन विद इन द स्पीशीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, अगर कोई स्पीशीज पाई जा रही है, सपोज कर लो कि हमारे पास में यहाँ पे टाइगर्स हैं, है ना, गुजरात के टाइगर्स अलग हैं, बंगाल टाइगर्स अलग हैं, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी है ये, सॉरी जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज बोला ना,
विद इन अ स्पीशीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, है ना। सम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ करेक्ट एग्जाम्पल, कोई भी इसमें से आप एक्सप्लेन करेंगे। आगे आ जाइए। स्पीशीज में वेरिएशन एट स्पीशीज लेवल, सेम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ करेक्ट एग्जाम्पल। डाइवर्सिटी बताना है कि डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल इज कॉल्ड वेरिएशन एट स्पीशीज लेवल। स्पीशीज के अंदर बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, एक कोई पर्टिकुलर है, जैसे कि कोई भी एक ले लीजिए स्पीशीज, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी बंगाल टाइगर लिया था, अब उसके अंदर कोई वेरिएशन क्रिएट होने लग जाए तो स्पीशीज डाइवर्सिटी है। वैसे ही टाइगर बन रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है उसके अंदर, लेकिन दे आर सुइटेबल टू बी इन अ बंगाल। वो गुजरात में नहीं रह सकते हैं, वो कहीं और दूसरी जगह उत्तर प्रदेश में नहीं रह सकते हैं, तो वो उनके अंदर स्पीशीज डाइवर्सिटी हुई है, वहीं के वहीं रह सकते हैं वो, है ना। वेरिएशन एट स्पीशीज लेवल, ये चीज होती है इसमें। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर व्हेन अर्बन सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू इट। ये वाला जो पॉइंट है ये देखिए जरा, क्वेश्चन को सीवेज ट्रीटमेंट से पूछा गया है, उन्होंने कहाँ से घुमाया, कहाँ पूछा करके। राइज इन ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, सीवेज ट्रीटमेंट है ना। लीड्स टू द इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बढ़ जाएगी जब भी ऐसा होगा। रिजल्ट, इट रिजल्ट इन डिक्रीज डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी बीओडी घट जाएगी, राइज इन बीओडी, ठीक है। राइज इन बायोकेमिकल डिमांड, बीओडी आपकी बढ़ेगी जब ऐसा होगा। डिक्रीज इन डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगी, जो अंदर होगी, वो तो घटने लगेगी, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर, वो चीज उतनी ज्यादा पोल्यूटेड, बात बराबर। लीड्स टू द फिश मॉर्टेलिटी, एल्गल ब्लूम होने लग जाएगा। कलर चेंज, फॉल ऑर्डर, इंक्रीज टॉक्सिसिटी, कोई भी एक एग्जांपल एनी टू लिख सकते हैं आप लोग इसमें से, है ना। अच्छा क्वेश्चन, लेकिन है सीवेज स्टेटमेंट से कहां घुमा दिया, देखो उसको। व्हाट इज अ ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, व्हाट स्टैंडिंग क्रॉप, ये आना चाहिए, स्टैंडिंग क्रॉप आएगी इस बार। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, पहला फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का रोल पूछा है। हाउ इट इज द डेट्रिटस डीएफसी, है ना, कनेक्टेड विद द जीएफसी इन अ नेचुरल इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पेसिफिक प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन, ठीक है, उसको बोलते हैं आप ट्रॉफिक लेवल। किसी भी फूड चेन में किसी भी ऑर्गेनिजम्स का प्लेस होना। हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर है ना, हम लोग प्रोड्यूसर नहीं है, हम लोग क्या हैं, कंज्यूमर है, बल्कि हम लोग तो ओमनीवोरा हैं, है ना। अगर हर्बीवोरा की बात कर ले तो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर आ जाएंगे कार्निवोरा, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना। तो मास लिविंग मटेरियल, जिसको बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल भी आप बोल सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम में 1+1, यहाँ पे आप बोलेंगे। लिविंग मास की बात करिए। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, अब क्रॉप से मतलब ये मत समझ लेना कि खड़ी हुई फसल, ना भाई, अलग है, क्या कर रहे हो। मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक बायोमास ईच ट्रॉफिक लेवल में पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना था, 1 साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, 3 साल में कितना हुआ। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हैज ए प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ जिसको बोलते हैं, विच ट्रैप द सोलर एनर्जी प्रोड्यूस द फूड फॉर अस बाय फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी जो होते हैं डेट्रिटस फूड चेन आर प्रे टू द, किसके ऊपर हमला करते हैं, जीएफसी के ऊपर, ग्रेजिंग फूड चेन ऑर्गेनिजम्स को, जाहिर सी बात वो खत्म करेंगे। The dead remains of GFC are decomposed into the simple organic material which are absorbed by the DFC, detritus food chain के organisms के जरिए उनको खत्म किया जाता है, बात बराबर। Describe any two devices of the flowering plants which prevent both autogamy and geitonogamy। आगे आउटब्रीडिंग डिवाइस आनी है। एक्सप्लेन द इवेंट अप टू द डबल फर्टिलाइजेशन आफ्टर द पोलन ट्यूब इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिट्स ऑफ एन ओव्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसमें पूरा डबल फर्टिलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करके बताना रहेगा। डायोसी प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, कोई भी बता सकते हैं, देखिए लिखा भी है यहाँ पे, है ना, 1+1, इनको एक्सप्लेन भी करना है। Pollen tube releases 2 male gametes in the cytoplasm of synergids, 1 male gametes fuse with the egg cell, syngamy result होती है, diploid zygote बन जाएगा। अदर मेल गैमेट फ्यूज करता जाकर के पोलर न्यूक्लिया के साथ में ट्रिपल फ्यूजन होता है, पेन बन जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। उसके बाद में फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। इतने पॉइंट आपको पूरे डिस्कस करके लिखने होंगे।
एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमंस, हमेशा की तरह आने वाला ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा। हाउ कैन द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स हेल्प द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर, ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से अपने पूछा था। मेंस्ट्रुअल फेज है ना, आपको बताना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स होता है 3 से 5 दिन बोला है अपने एनसीईआरटी ने, है ना, 3 से 5 2 से मतलब 5 डेज तक आपको बताना रहेगा कि हाँ मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, फॉलिकुलर फेज आएगा, ओव्यूलेटरी फेज आएगा, ल्यूटियल फेज आपको बताना पड़ेगा, है ना। बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द मिड ऑफ द साइकिल, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन और वेरी हाई, कंसेप्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं 14th डे के ऊपर। तो उस टाइम पे कपल्स शुड abstain या अवॉइड द क्वाइटस बिटवीन डे फ्रॉम 10 to 17, याद रखिएगा 10 से 17 दिन तक, यानी एक हफ्ते का पूरा अवॉइड होता है क्वाइटस। ओके, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिट्स कलीग्स वर्क विद द एक्सपेरिमेंट। एक ही है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। हाउ डिड स्टर्टुवंट एक्सप्लेन जीन मैपिंग व्हाइल वर्किंग विद मॉर्गन। ये रट के जाइएगा जरा इसको, स्टर्टुवंट के काम को, उसका तो काम बहुत सिंपल है ना, उन्होंने सब कुछ बताया था, लेकिन इसने थोड़े अलग चीज़ बताई थी, इसने जेनेटिक मैप बना दिया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। दे ऑब्जर्व द 2 genes closely located in a chromosomes did not segregate as in लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रोड्यूस बाय द या प्रपोज बाय द मेंडल। उन्होंने कहा कि मेंडल ने जो 9:3:3:1 का रेशियो जो दिया है वो परफेक्टली नहीं बैठ रहा है हमारी क्रॉस में, 9:3:3:1 से डेविएट करके जा रहा है। टाइटली लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, और जो लूजली पैक्ड जीन्स होते हैं वो हाई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको बतानी है। जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, इनको लिंक्ड बोला जाता है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस ऑन द क्रोमोसोम्स, किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। अगर जीन्स बहुत क्लोज होंगे तो उसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत कम। यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, उसने फ्रीक्वेंसी यूज करी थी कि कितना कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, अलग अलग पता कर लिया था उसने कि कौन से में कितने कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यूज निकाल ली उसने। एज द मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम्स 1+1, ये आना चाहिए और ये रट के जाइएगा बिल्कुल से समझ करके, है ना। स्टेट द सेंट्रल डोगमा प्रोपोज बाय फ्रांसिस क्रिक, आ गया देखिए। एज ये पिछले साल क्वेश्चन भी आया था 2021 में कि सेंट्रल डोगमा किसने दिया, तो फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, वो था आपका एमसीक्यू। Exceptions, are there any exceptions to it? Yes, of course. Support your answer with the reason, with an example. Explain how the biochemical characterization transforming Griffith का प्रिंसिपल जो है उसका केमिकल नेचर पूछा गया है। हमें सबसे ज़्यादा काम इसका ही पसंद है ग्रिफ्थ का। रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, ये पॉइंट आपका। ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन बन जाएगा। दैट इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल डोगमा। यस, इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसको बोला जाता है। एनी रिट्रोवायरस, एचआईवी का नाम नंबर 1 पे होना चाहिए आपका, है ना। प्रोटीन एंड डीएनए आर प्यूरिफाइड फ्रॉम द हीट किल्ड, ऐसे पूरा उन्होंने वो पूछा है ना। पूरी बात बताना रहेगी आपकी। प्रोटीएज डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आरएनएज डाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डीएनएज डाला ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। यहीं पर से प्रूफ हो गया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। हार्शेन चेस का तो एक्सपेरिमेंट बाद में आया, है ना। हेंस डीएनए एलोन और ट्रांसफॉर्मिंग द जेनेटिक मटेरियल पूरी तरीके से। लेकिन तब भी उस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुए, उनका ना और भी कुछ नया बताओ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। ओके, वीडियो अपना कंप्लीट होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिए। अगला वीडियो जल्दी मिलता है आपको इससे रिलेटेड।